हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के शॉर्ट नोट्स, संक्षिप्त नोट्स को महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ समझेंगे, जो कि सभी राज्यों की न्यायिक परीक्षाओं में प्री एवं मेंस दोनों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसके अलावा जो लोग लॉ के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो इससे पहले टॉपिक में हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के पार्ट 1 को देखा था। आज के टॉपिक में पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और भारतीय दंड संहिता 1860 के शॉर्ट नोट्स को 4 भागों में हम इससे पहले कवर कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप फॉलो करके उनको भी देख सकते हैं। और जो पार्ट 1 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप फॉलो करके देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के शॉर्ट नोट्स के पार्ट 2 को देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक जो है स्वीकृति, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 से 23 तक में वर्णित की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से प्री मेंस दोनों एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्नों को पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को आप लोग सबसे ज़्यादा गहन अध्ययन करें। तो धारा 17 स्वीकृति की परिभाषा देती है। धारा 17 के अंतर्गत स्वीकृति विवादक या सुसंगत तथ्यों का एक अनुमान है। स्वीकृति एक ऐसा कथन है जो कि किसी विवादक या सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान को इंगित करता है और ऐसे व्यक्तियों में से किसी के द्वारा या ऐसी परिस्थितियों में किया जाए जो कि धारा 18, 19 और 20 में से हो। तो धारा 18 में किन व्यक्तियों के द्वारा स्वीकृति की जा सकती है, इसको देखते हैं। पहला है कि बात के पक्षकार और दूसरा है उनके अभिकर्ता या प्राधिकृत अभिकर्ता के द्वारा, या प्रतिनिधि बातकर्ता जिसमें कि न्यायसी, वाद मित्र, नेक्स्ट फ्रेंड जो हैं वो होते हैं उनके द्वारा की गई हो, या हितवत पक्षकार जो कि किसी बात विषय में हित रखते हो उनके द्वारा स्वीकृति, या जिससे कि हित का व्युत्पन्न हुआ हो उनके द्वारा स्वीकृति। और धारा 19 में उन व्यक्तियों की स्वीकृति जिनकी स्थिति बात के पक्षकार के विरुद्ध साबित की जानी है जबकि वे उस परिस्थिति को होल्ड करते हों। और धारा 20 के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों का कथन जिनके विरुद्ध साबित किया जाना है। तो धारा 17 के अंतर्गत धारा 18, 19, 20 को मिलाकर के स्वीकृति की परिभाषा पूर्ण होती है। सिर्फ धारा 17 को ही पढ़ के स्वीकृति की परिभाषा पूर्ण नहीं होती है। तो धारा 20 है ऐसे व्यक्तियों का कथन जिनका कि हित जिनके विरुद्ध साबित किया जाना है उनके द्वारा स्वीकृति। तो संक्षेप में ये कह सकते हैं कि उपरोक्त वर्णित धाराओं में से 7 व्यक्तियों के द्वारा स्वीकृति की जा सकती है। तो जो 7 व्यक्ति हैं वो धारा 18 से 18, 19 और 20 में वर्णित हैं। इनके द्वारा जो स्वीकृति की जाती है वो स्वीकृति विवादक या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करती हो जो कि मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन है, तो स्वीकृति कहलाती है, ये कहा जाएगा। तो ये कंप्लीट स्वीकृति की परिभाषा हो जाएगी। स्वीकृति की सुसंगता, रिलेवेंसी ऑफ एडमिशन क्या है कि धारा 21 से 23 तक में बताया गया है। धारा 21 जो है स्वीकृतियों को उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किए जाने के संबंध में प्रावधान करती है। तो स्वीकृति उसे करने वाले के विरुद्ध साक्ष्य होती है। इसका जो नियम है, स्वीकृतियां उन्हें करने वाले या उनके हित प्रतिनिधियों के विरुद्ध सुसंगत होती हैं और साबित की जा सकती हैं। इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। पहला यह है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 जो है, अब बात शुरू है। यदि स्वीकृति इस प्रकृति की है कि करने वाले की मृत्यु होने पर धारा 32 के अंतर्गत सुसंगत हो सकती थी। दूसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत यदि कथन स्वीकृति का संबंध करने वाले व्यक्तियों की मन की दशा, शरीर की दशा या किसी सुसंगत या विवादित दशा के संदर्भ में है। धारा 22 की अंतर्वस्तु के बारे में, दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं, इस संबंध में प्रावधान दिया गया है। तो इसका जो नियम है, दस्तावेज की अंतर्वस्तु की मौखिक स्वीकृतियां सुसंगत नहीं होती हैं। इसके नियम के जो अपवाद हैं, 2 अपवाद हैं कुल, जहां दस्तावेज का द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के अनुसार वहां पर मौखिक स्वीकृति दस्तावेज की अंतर्वस्तु में सुसंगत होगी। और दूसरा अपवाद है कि जहां पर दस्तावेज का असली होना प्रसंगत है तो वहां पर मौखिक स्वीकृति को स्वीकार कर लिया जाएगा। तो इसके जो धारा 22 हैं, दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होंगी, तो तब सुसंगत होंगी जब दस्तावेज की अंतर्वस्तु की मौखिक स्वीकृतियां सुसंगत नहीं होती हैं, तब होती हैं। और इस नियम के जो 2 अपवाद हैं वो ये हैं। नेक्स्ट है धारा 22A, कब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तुओं के संबंधित मौखिक स्वीकृतियां सुसंगत हैं। तो इसके अंतर्गत नियम को देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु की मौखिक स्वीकृति सुसंगत नहीं है।
इस नियम के भी कुछ अपवाद हैं। ये सुसंगत हो सकती है यदि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली होना प्रसंगत है, तो सुसंगत हो सकती हैं। धारा 23 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, धारा 23 सिविल मामलों में स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती हैं ये प्रावधान करती है। तो सिविल मामलों में की गई स्वीकृति सुसंगत नहीं होती है यदि यह इस शर्त पर की गई है कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, या ऐसी परिस्थितियों में की गई है कि जिसमें न्यायालय ये अनुमान कर सकता है कि पक्षकार इस मामले में परस्पर सहमत हो गए थे कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। धारा 23 का जो उद्देश्य है पक्षकारों को समझौता करके अपने मामलों का निपटारा करने के लिए प्रोत्साहित करना है बिना प्रतिकूल प्रभाव के। शब्दों का अर्थ, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि जो धारा 23 है वो सिर्फ सिविल मामलों में ही लागू होती है, क्रिमिनल मामलों में धारा 23 लागू नहीं होती है। इससे संबंधित एक केस लॉ है बाकर बना बिल्सर का मामला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लें। नेक्स्ट है संस्कृति कन्फेशन के संबंध में धारा 24 से 31 तक में दिया गया है। संस्कृति की सुसंगता रिलेवेंसी ऑफ कन्फेशन, इसके बारे में धारा 24 से 29 तक में दिया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संस्कृति को परिभाषित नहीं किया गया है। सन 1939 से पहले सर स्टीफेन की स्वीकृति की परिभाषा को आपराधिक मामलों में संस्कृति के रूप में प्रयोग किया जाता रहा, और सन 1939 के बाद पाकला नारायण स्वामी के बाद में संस्कृति की परिभाषा को दिया गया था। उसके बाद सन 1952 में पलविंदर कौर के मामले में संस्कृति को स्पष्ट किया गया। तो संस्कृति जो है वो स्वीकृति का ही रूप है, तो सा प्लस स्वीकृति जो है, तो इसमें जो है अपराध की पूर्व स्वीकृति या उन सभी तथ्यों का स्वीकृत जिससे कि मिलकर अपराध बनता है या अपनी प्रकृति से निश्चायक होती है। तो धारा 24 जो है उत्प्रेरणा, धमकी या वचन के द्वारा कराई गई संस्वीकृति दंडिक कार्रवाइयों में विसंगत नहीं होगी। किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो कि धमकी या वचन के द्वारा या उत्प्रेरणा देकर की संस्वीकृति कराई गई है वो दंडिक कार्रवाइयों में उसके खिलाफ जो है वो सुसंगत नहीं होगी। धारा 24 इस बारे में प्रावधान करती है। तो न्यायालय को प्रतीत होता है कि अभियुक्त की संस्वीकृति जो कि उसके विरुद्ध आरोप के बारे में है, जो किसी उत्प्रेरणा के द्वारा, धमकी के द्वारा या वचन के द्वारा कराई गई है, तो ऐसी संस्वीकृति को सुसंगत नहीं माना जाएगा। इसके संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है कि धारा 28 जो है यदि संस्वीकृति उत्प्रेरणा, धमकी या वचन के प्रभाव के समाप्त हो जाने के पश्चात की गई है तो सुसंगत होगी। जब कोई भी संस्वीकृति किसी व्यक्ति ने की है और अगर उसमें ये साबित हो जाता है कि जो उत्प्रेरणा या धमकी या वचन का जो प्रभाव था वो समाप्त हो गया है, तो ऐसी संस्वीकृति को सुसंगत माना जाएगा। इससे संबंधित जो केस लॉ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निशिकांत झा बना बिहार राज्य का मामला है, 1962 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो कथन संस्वीकृति है वो दोष सिद्धि और दोष मुक्ति के आधार पर निर्णित किया था। नेक्स्ट सेक्शन है 25, पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति का साबित न किया जाना। तो जो पुलिस के ऑफिसर के समझ जो संस्वीकृति की जाती है उसको करने वाले के विरुद्ध साबित नहीं किया जाएगा। धारा 25 स्पष्ट प्रावधान करती है कि पुलिस ऑफिसर से की गई कोई भी संस्वीकृति को अपराध के अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं किया जाएगा। इससे संबंधित जो केस लॉ है इंद्र दलाल बनाम हरियाणा राज्य 2015 का मामला है जो कि लेटेस्ट ही है। और धारा जो 26 है पुलिस की अभिरक्षा में कस्टडी में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति को उसके विरुद्ध साबित न किए जाने के संबंध में प्रावधान करती है। धारा 26 पुलिस की अभिरक्षा में रहते हुए कोई भी व्यक्ति कोई भी संस्वीकृति करता है तो जिसके विरुद्ध की गई है उसके विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी। इस धारा के कुछ अपवाद हैं, जैसे कि पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए अगर मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में संस्वीकृति की जाती है तो वो करने वाले के विरुद्ध सुसंगत होगी। ये धारा 26 का अपवाद है। और दूसरा जो अपवाद है धारा 27, अभियुक्त से प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप उसका पता चला हो तो साबित की जा सकेगी। तो धारा 27 यह प्रावधान करती ही है कि अभियुक्त के द्वारा जो जानकारी दी गई है उस जानकारी से जितने साक्ष्य का पता चला है उतनी ही साबित की जा सकेगी, उसके अलावा कुछ भी साबित नहीं किया जाएगा। धारा 27 अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी इसी के संबंध में प्रावधान करती है। तो सिर्फ उतनी ही साबित की जा सकेगी जितनी जानकारी के परिणाम स्वरूप उसका पता चला हो। इससे संबंधित केस लॉ है इनायतुल्ला वशिष्ठ महाराष्ट्र राज्य का मामला है जो कि धारा 27 है, जो धारा 24, 25, 26 के अपवाद के रूप में पढ़ा जाता है। और इम्पॉर्टेंट केस लॉ है पुलकरी कोटैया बनाम एम्परर जो कि 1947 प्रिवी काउंसिल का मामला है। और दूसरा जो केस लॉ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है देवमन उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1960 का मामला है, जिसको अनुच्छेद 14 के आधार पर धारा 27 को चुनौती दी गई थी और धारा 27 को संवैधानिक माना गया था। स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम काटीकालू का मामला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सेक्शन 27 से ही रिलेटेड है जो कि 1961 का केस लॉ है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है
इसमें अनुच्छेद 20(3) के आधार पर धारा 27 को चुनौती दी गई थी, तो धारा 27 को संवैधानिक माना गया। नेक्स्ट है श्रीमती सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य सुप्रीम कोर्ट का मामला है, और अबू थागिर बनाम राज्य का 2009 का मामला है, ये भी सुप्रीम कोर्ट का मामला है। तो ये जो दोनों केस हैं धारा 27 से ही संबंधित हैं, तो इन इम्पोर्टेंट केस लॉ को आप एक बार देख लें। नेक्स्ट सेक्शन है 28 है उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव के दूर हो जाने के पश्चात की गई संस्कृति सुसंगत है। तो धारा 24 में निर्दिष्ट ऐसी कोई भी संस्कृति जो कि न्यायालय की राय में है कि धारा 24 में की गई संस्कृति का प्रभाव दूर हो गया है, तो उसके पश्चात की गई संस्कृति धारा 28 में सुसंगत होगी। तो धारा 24 में जो ग्राउंड्स दिए गए हैं कि किन परिस्थितियों में संस्कृति सुसंगत नहीं होगी, यदि उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है तो धारा 28 में सुसंगत हो जाएगी। धारा 28 यही प्रावधान करती है। धारा 28 जो है नेक्स्ट 24 का अपोजिट है। नेक्स्ट सेक्शन है 29, अन्यथा सुसंगत संस्कृति को गुप्त रखने के वचन आदि के कारण विसंगत न हो जाना। तो यदि धारा 24 का प्रभाव समाप्त हो जाए तो धारा 29 प्रभावी हो जाएगी। धारा 29 में यदि संस्कृति अन्यथा सुसंगत है तो वो निम्न कारणों से विसंगत नहीं होगी। पहला कारण यह है कि क्योंकि वे गुप्त रखने के वचन के अंतर्गत की गई थी, या प्रवंचना के परिणाम स्वरूप की गई थी, या मतता की अवस्था में की गई थी, या ऐसे प्रश्न के उत्तर में की गई थी जिसके उत्तर की आवश्यकता नहीं थी, या ऐसी संस्कृति से पूर्व चेतावनी नहीं दी गई थी कि अभियुक्त संस्कृति के लिए बाध्य नहीं है। यदि वह संस्कृति करेगा तो उसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग की जाएगी। तो इन सब तथ्यों के होते हुए कोई भी संस्कृति विसंगत नहीं होगी। नेक्स्ट सेक्शन है 30, धारा 30 से अन्यथा साबित संस्कृति को जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए सुसंगत रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है, विचार में लेना। तो ऐसी संस्कृति सह अभियुक्त की संस्कृति को दूसरे अभियुक्त के विचारण में कब लिया जाएगा, यह प्रावधान करती है। तो धारा 30 सह अभियुक्त की संस्कृति के संबंध में प्रावधान करती है। तो सह अभियुक्त की संस्कृति को तभी साक्ष्य में ग्राह्य किया जाएगा जब अपराध एक ही अपराध हो और उस अपराध का जो विचारण है वो संयुक्त विचारण हो रहा हो, और अपराध जो है एक से अधिक व्यक्तियों ने किया हो, तभी सहअभियुक्त संस्कृति को विचार में लिया जा सकेगा। धारा 30 स्पष्ट प्रावधान करती है कि सहअभियुक्त के द्वारा की गई संस्कृति को न्यायालय दूसरे अभियुक्त के विरुद्ध विचारण में ले सकता है यदि दोनों का संयुक्त विचारण हो रहा हो और एक ही अपराध में हो और एक से अधिक व्यक्तियों ने अपराध को किया हो, तो सह अभियुक्त की संस्कृति को न्यायालय है विचार में ले सकता है। सह अभियुक्त एवं सह अपराधी में भी अंतर होता है। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सह अभियुक्त और सह अपराधी एक ही होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 जो है सह अभियुक्त सक्षम साक्षी नहीं होता है एवं सह अभियुक्त के द्वारा की गई संस्कृति किसी अन्य अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य नहीं होती है, परंतु जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 डीड विद जो सीआरपीसी का सेक्शन है 306 एवं 313 जो कि सह अपराधी एक सक्षम साक्षी होता है, उसके द्वारा की गई संस्कृति साक्ष्य होती है जो कि सरकारी गवाह कहलाता है। तो जो सह अपराधी होता है वो सरकारी गवाह कहा जाता है, जिसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 और सीआरपीसी की धारा 306 313 में उसके संबंध में प्रावधान दिया गया है, और सह अभियुक्त के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 13 में बताया गया है। तो इन दोनों में अंतर है, इसको आप विशेष रूप से समझ लें। इससे जो संबंधित इंपॉर्टेंट केस ला है भवानी शाह बनाम किंग एम्परर का मामला है जो कि 1949 प्रिवी काउंसिल का है। कस्बीरा सिंह वशिष्ठ मध्य प्रदेश राज्य का मामला है, 1952 का मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भवानी शाह के मामले का समर्थन किया और दिशा निर्देशों को जारी किया था। नेक्स्ट सेक्शन है 31, स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं है किंतु विबंध कर सकती हैं। तो स्वीकृतियां स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं होती हैं किंतु अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन विबंध में परिवर्तित हो सकती हैं। धारा 32 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्री एंड मेंस दोनों के लिए, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करें। धारा 32 ये कहती है कि बेदशाएं जिनमें उन व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है जो कि मर गए हैं या मिल नहीं सकते हैं इत्यादि। आवश्यकता का सिद्धांत या नियम रूल ऑफ नेसेसिटी पर आधारित है। तो धारा 32 को रूल ऑफ नेसेसिटी के नाम से भी जाना जाता है। धारा 32 ऐसे व्यक्तियों के कथन चाहे वो मौखिक हों या लिखित हों सुसंगत हैं। ऐसे व्यक्ति जो कि मर गए हैं या मिल नहीं सकते हैं या साक्ष्य देने में असमर्थ हो गए हैं या जिनकी उपस्थिति न्यायालय में युक्त समय में नहीं हो सकती है, तो निम्न परिस्थितियों में जो कथन किए गए हैं वो सुसंगत होंगे। धारा 32(1) के अंतर्गत किन परिस्थितियों में कथन सुसंगत होंगे तो उन परिस्थितियों को देख लेते हैं। धारा 32(1) है कथनकर्ता का कथन मृत्यु के कारण से है। तो धारा
32 सब क्लास जो 1 है वो मृत्युकालीन कथन के संबंध में है। डाइंग डिक्लेरेशन के संबंध में धारा 32(1) में प्रावधान दिया गया है। इस परिस्थिति में किया गया कथन सुसंगत होगा। और 32(2) कारोबार के अनुक्रम में किया गया है। 32(3) हित के विरुद्ध किया गया है। 32(4) लोक अधिकार या रूढ़ी के संबंध में कोई भी कथन किया गया है। 32(5) है नातेदारी के अस्तित्व के संबंध में कोई प्रश्न किया गया है। और 32(6) जो है पारिवारिक कोर्टिंग बातों से संबंधित कोई कथन किया गया है। और 32 सब क्लास 7 जो है धारा 13(a) जो कि लोक अधिकार या रूढ़ी के संबंध में प्रश्न के संबंध में कोई कथन किया गया है। और 32(8) जो है प्रसंगत बात से सुसंगत भावनाएं भीड़ के कथन का किया जाना सुसंगत होगा। तो जो धारा 32 है वो उन परिस्थितियों का वर्णन करती है जिनमें किए गए कथन सुसंगत होते हैं। तो परिस्थितियां जो कि हैं 32 सब क्लास 1 से लेकर 32 सब क्लास 8 तक में दी गई हैं। इन परिस्थितियों में कोई भी कथन किया जाता है तो वो 32 के अंतर्गत सुसंगत होगा। मृत्युकालीन कथन डाइंग डिक्लेरेशन जो है धारा 32(1) में है। प्रत्यक्ष साक्ष्य डायरेक्ट एविडेंस होता है। मृतक ने मृत्यु से पूर्व अपनी मृत्यु के विषय में किया हो। मृतक की मृत्यु का कथन प्रसंगत हो। कथन करते समय मृतक के मन में प्रत्यंशंका का होना आवश्यक नहीं है। कथन सिविल एवं आपराधिक दोनों मामलों में सुसंगत होता है। अनुचित साक्ष्य हेरसे एविडेंस साक्ष्य आवश्यकता के सिद्धांत पर आधारित है। तो धारा 32 सब क्लास 1 के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीम है। नेमो मॉर्चरेस पेसुमंटर मेंट्रे। इससे जो इम्पोर्टेंट केस ला है उनको देख लेते हैं। पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर लीडिंग केस है। रामनाथ माधव प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ MP का मामला है। कुलसार राव वर्सेस महाराष्ट्र राज्य 1958 का मामला है। राजू देबड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य 2016 का मामला है। पाणी वेन वर्सेस गुजरात राज्य का मामला। तो ये सब धारा 32 सब क्लास 1 से संबंधित इंपॉर्टेंट केस ला हैं, इनको आप देख लें। धारा 33 है कि किसी भी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्रवाई में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति के संबंध में प्रावधान करती है। तो इसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनको देख लेते हैं। साक्षी के द्वारा पूर्ववर्ती न्यायिक कार्रवाई में दिया गया कथन पश्चातवर्ती या न्यायिक कार्रवाई में साक्षी का कथन निम्न दशाओं में सुसंगत होगा। पहला है कि धारा 32 में दी गई दशाओं के कारण साक्षी उपस्थित नहीं हो सका है या प्रतिपक्षी के द्वारा साक्षी न्यायालय से बाहर कर दिया गया है। तो ऐसे कथन निम्नलिखित परिस्थितियों में सुसंगत होंगे। पहला है कि दोनों ही कार्रवाइयों में पक्षकार एक ही हों या उनके प्रतिनिधि हों। दोनों ही कार्रवाइयों में एक ही विवादक प्रश्न हो और जब पूर्ववर्ती कार्रवाई में प्रतिपक्षी को प्रतिपरीक्षा क्रॉस एग्जामिनेशन का अवसर प्राप्त हुआ हो तो ऐसी परिस्थितियों में कथन सुसंगत होंगे। धारा 34 लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां जिनमें वे शामिल हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा गया है। और धारा 35 है कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की प्रविष्टियों की सुसंगति के बारे में प्रावधान करती है। धारा 36 मानचित्रों चार्टों और रेखांकों के कथनों की सुसंगति के संबंध में है। और धारा 37 किन्हीं अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्यों के बारे में कथन कोई सुसंगति के विषय में प्रावधान करती है। तो जो सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं उनके फैक्ट्स आपको शॉर्ट में दिए गए हैं और कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो सिर्फ उनकी हेडिंग्स ही इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको आप हेडिंग्स के अकॉर्डिंग ही तैयार कर लें। तो यहाँ पे उन ही सेक्शंस को कवर किया गया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्वीकृति के प्रकार को देख लेते हैं। पहला है कि औपचारिक स्वीकृति, अनौपचारिक स्वीकृति, न्यायिक स्वीकृति, न्यायिकतर स्वीकृति, फॉर्मल एडमिशन, इनफॉर्मल, जुडिशियल एडमिशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल इन्फॉर्मेशन। तो स्वीकृति जो है वो 4 प्रकार की होती हैं। तो 4 प्रकार से स्वीकृति की जा सकती हैं और संस्वीकृति के भी प्रकार इसी तरीके से हैं। तो पहला है न्यायिक संस्वीकृति जुडिशियल कन्फेशन, न्यायिकतर संस्वीकृति एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन और प्रत्याहारी संस्वीकृति रिट्रैक्टेड कन्फेशन। तो औपचारिक स्वीकृतियां ऐसी स्वीकृतियां हैं जो कि न्यायिक कार्रवाई के दौरान की जाती हैं या सामान्यतः अभिवचन प्लीडिंग्स में प्रश्न उत्तर के दौरान की जाती हैं। तो वो औपचारिक स्वीकृतियां कहलाती हैं। ये स्वयं में एक अच्छा साक्ष्य होती हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 से स्पष्ट है कि इनको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। स्वीकृतियों को स्वीकृत कर लिया गया है। तो धारा 58 ये प्रावधान करती है कि एडमिटेड फैक्ट्स को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। तो एडमिटेड फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। तो धारा 58 स्पष्ट प्रावधान करती है। और ये स्वीकृतियां न्यायिकतर संस्वीकृतियों से श्रेष्ठ होती हैं। जो औपचारिक स्वीकृतियां हैं वो नॉन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन से श्रेष्ठ मानी जाती हैं। इससे संबंधित जो केस ला है नवीन दास एवं रामदास बनाम दलपत राम 1974 सुप्रीम कोर्ट का केसला है। दूसरा है अनौपचारिक स्वीकृति क्या होती हैं। ये प्रतिदिन के मानवीय क्रियाकलापों के साधारण वार्तालाप या पत्र व्यवहार आदि में की जा सकती हैं। ये लिखित या मौखिक भी हो सकती हैं। ये किसी कार्यकलाप या लोभ से की जा सकती हैं। ये किसी के भी प्रति की जा सकती हैं
ये पति पत्नी के बीच भी हो सकती हैं। तो धारा 122 में पति पत्नी के संबंध में प्रावधान दिया गया है। तो अनौपचारिक स्वीकृति हैं वो पति पत्नी के बीच में भी हो सकती हैं। इससे संबंधित केस लॉ जो है रेम्पी बनाम डीपीपी का मामला है। नेक्स्ट है न्यायिक संस्वीकृति क्या है। तो न्यायिक कार्रवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष की जाने वाली संस्वीकृति को न्यायिक संस्वीकृति कहा जाता है, जिससे कि आरोप विरचित होने के बाद अपराध की स्वीकृति या सौदा विभाग प्ली बार्गेनिंग जो कि सीआरपीसी का अध्याय 21 दिया गया है। तो ये सब न्यायिक संस्वीकृति हैं। नेक्स्ट है न्यायिक संस्वीकृति। न्यायिकेतर संस्वीकृति क्या है। न्यायिकेतर संस्वीकृति ये होती है जो न्यायालय से बाहर की जाती हो या अन्यथा किसी व्यक्ति से या स्वयं से, किसी अन्य प्राधिकारी या सक्षम व्यक्ति से या कि अन्य जानवरों या किसी भी वस्तु से की गई संस्वीकृति जो कि साक्ष्य में ग्राह्य होगी। किसी व्यक्ति या जानवर आदि से की गई संस्वीकृति को कोई भी दूसरा सुनता है तो भी ग्राह्य होगी। तो ऐसी संस्वीकृति जो न्यायालय के बाहर किसी भी व्यक्ति से की गई हो, या कोई व्यक्ति अपने मन में बड़बड़ा रहा है या कि कहीं भगवान के सामने कोई स्वीकृति कर रहा है, किसी जानवर से बोल करके स्वीकृति कर रहा है, यदि ऐसी स्वीकृति को कोई दूसरा सुनता है तो ऐसी जो स्वीकृति है वो साक्ष्य में ग्राह्य होगी। इसके फॉर एग्जाम्पल ऐसे है कि कोई गाना गा रहा है कि धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, तो कोई सुन ना ले अगर कोई सुन लेता है तो ये स्वीकृति कर रहा है तो वो साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी। नेक्स्ट सेक्शन है 38। विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट किसी भी विधि के कथनों की सुसंगति के बारे में प्रावधान दिया गया है। तो विधि का कोई भी कथन जो कि देश की विधि में अंतर्विष्ट है, न्यायालय के विनिर्णय की कोई भी रिपोर्ट में विधि की पुस्तक में कथन जो अंतर्विष्ट है सुसंगत होंगे। धारा 39 जबकि कथन किसी बातचीत, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक अथवा पत्रों या कागज पत्रों की आवली का भाग हो तब क्या साक्ष्य दिया जाएगा, इस संबंध में प्रावधान करती है। तो उतना जितना न्यायालय कथन की प्रकृति और प्रभाव को दृष्टिगत विशिष्ट मामलों में आवश्यक विचार करता है उतना ही साक्ष्य दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के पार्ट 3 में जो आगे के सेक्शन है उसको कवर करेंगे। तो आई होप उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक जो है न्यायिक परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल साबित होगा। और यदि नोट्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें यार, जिससे कि आगे नोट्स प्रोवाइड करने में अच्छा लगे। और कोई भी मिस्टेक हो तो कमेंट में अवश्य बताएं ताकि हम आगे आने वाली वीडियो में उसका सुधार कर सकें। तो फ्रेंड्स हमसे जुड़े रहने के लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो फ्रेंड्स जुड़े रहें अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ लॉ से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।